तो आज के चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब आपको पता ही है, बायो लिविंग सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो लिविंग सेल है उसके अंदर जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको एनालाइज करने का एक मेथड है। उस मेथड में क्या करना है हमें कि एक हम लिविंग टिश्यू लेते हैं, कोई भी टिश्यू ले लीजिए, वेजिटेबल या कोई पीस ऑफ लिवर ले लीजिए, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड किस में करना है, उसको हमें करना है ट्राइक्लो एसिटिक एसिड में उसको ग्राइंड करना है। किसकी हेल्प से? एक मोटर और पिस्टल की हेल्प से अगर उसको आप ग्राइंड करते हैं तो आपको थिक स्लरी मिलेगा। जब आप इसको चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में आप इसको डाल के करेंगे, दबाएंगे, तो दो तरह का आपको मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, दो मिलेंगी। जो एक रह जाएगी इस क्लॉथ के अंदर और एक जो क्लॉथ से छन के नीचे गिर जाएगी। ओके, तो जो रह जाएगा क्लॉथ के अंदर रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेगा रेटिनेट। वो जो उसके अंदर ऊपर रह जाएगा उसको हम कहेंगे रेटिनेट। ये रेटिनेट कहेंगे और उसको वो होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, जो गिर जाएगा नीचे, उसको कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो हमने उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं उसको, एक कह रहे हैं एसिड सॉल्युबल पूल और एक एसिड कह रहे हैं एसिड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल कौन सा होता है? जो फिल्ट्रेट, जो गिर जाता है, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, और जो रेटिनेट कर जाता है, क्लॉथ के ऊपर रह जाता है, वो एसिड इनसॉल्युबल है। साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, इसके बाद ये आप याद रखिएगा, ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इसमें नीट में क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट से। इसके बाद आपको पता है कि आपने बहुत टेक्निक सीखी होंगी लिविंग टिश्यू को, या हायर क्लासेस में जब आप MBBS करने लगेंगे या आगे जो भी BSc कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे आप सीखेंगे कि लिविंग टिश्यू में से जो उसकी सैंपल लेके उसमें से कैसे उसके एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड एक लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपल सा चीज़ है कि जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लिविंग टिश्यू के अंदर अगर हैं तो वो उसको हम बायोमॉलिक्यूल नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि जो टिश्यू के अंदर है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं। तो अब उनको कैसे पता किया जाए कि वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राई वेट लेना पड़ेगा। अब पूछेंगे ड्राई वेट क्या है? तो ड्राई वेट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने एक स्मॉल कोई भी लिविंग टिश्यू ले लीजिए, मैंने बताया था जैसे कि पहले लीफ ले लीजिए, छोटा कोई भी लीफ ले लीजिए, लिवर पीस ले लीजिए। जब आप इसको ड्राई कर देंगे, उसमें से उसका पानी निकाल देंगे। जब आप उसका पानी निकाल देंगे, जब पानी, या तो उसको बर्न कर दीजिए, मैं कहूँ कि उसको बर्न कर दीजिए, तो उसमें पानी निकल जाएगा उसका, तो जो ड्राई रह जाएगा, जो बचा हुआ वेट रह जाएगा, उसको ड्राई वेट कहते हैं। उसको जब सूखा कर देंगे हम तो ड्राई वेट कहते हैं। अच्छा, जब ये ड्राई वेट, जब उसको फुल्ली बर्न करेंगे आप, उसको जब आग लगाएंगे, उसको जलाएंगे, तो उसमें से जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में बन जाएंगे और उड़ जाएंगे। तो अब उसमें कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो नहीं बचा। तो अब उसके अंदर बचा क्या? ऐश बचेगा, राख बचेगी। अब आपका राख का जब एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये क्या है? ये सारे किस में आ जाएंगे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि ये छोटे हैं, ये फिल्ट्रेट आउट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद ये वाला जो टेबल है ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में, जैसे इंपॉर्टेंट है, या तो आपको सबको ये पता ही होगा कि सोडियम जो है वो Na+ में पाया जाता है, मैग्नीशियम Mg2+ में पाया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ है, इसको बट ये याद रखना है कि ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं, इस फॉर्मूले में पाए जाते हैं। तो अगर हम लिविंग टिश्यू के अंदर जब हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलेंगे, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब मिलते हैं उसके अंदर। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो क्या था, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, पर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड, ये सब मिलेंगे। ओके, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, अमोनिया ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन ग्रुप के साथ। जैसे कि अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ कोई अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो वो अल्फ़ा अमीनो ग्रुप
अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर मीथेन लगा तो अल्फा इसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। एक ओके, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द वैकेंसी। जो सी है, कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है। तो 4 वैलेंसी में 4 ग्रुप भी लगेंगे। तो 4 ग्रुप में से 4 ग्रुप कौन कौन से होंगे? पहला एक हाइड्रोजन होगा, ओके, उसके बाद होगा कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसके बाद आपको अमीनो ग्रुप लगा रहेगा, और एक आर ग्रुप रहेगा, वेरिएबल ग्रुप रहता है ये। आर के बेसिस पे बहुत सारे ऑर्गेनिक जो है अमीनो एसिड आर ग्रुप पे डिपेंड कर जाते हैं। नेचर ऑफ आर ग्रुप पे बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, ओके। तो ये आर ग्रुप जो है ये प्रोटीनियस अमीनो एसिड में हाइड्रोजन, ये आर ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है, ये आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ये आर ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके। अगर हाइड्रोजन होगा तो उस अमीनो एसिड को हम लोग ग्लाइसिन कहेंगे, ओके। मिथाइल होगा तो एलिनिन कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो सीरीन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अगले पेज पे दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको याद कर लीजिए कि वो उस ग्रुप के साथ उसको क्या बोले थे। तो नीट में क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड जो है, तो इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ अमीनो नंबर बेस, हम अगर नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे करें तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एसिड, बेसिक, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड जो होगा वो एसिडिक एसिड होगा, सॉरी ये इधर मैंने गड़बड़ कर दिया। जो एसिड अमीनो एसिड होगा वो ग्लूटामेरिक एसिड जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड है, ओके। तो वो इसके बाद बेसिक कह देंगे लाइसिन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है, तो इसीलिए इसको मन से याद कर लीजिएगा। एसिड, बेसिक और न्यूट्रल तीनों के एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एरोमेटिक, हाँ उसके नीचे जो पर्पल में जो अंडर हाईलाइट किया गया है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एसिडिक में हो जाएगा ग्लूटामेरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ओके। बेसिक में आएगा लाइसिन, न्यूट्रल में आ जाएगा वेलिनिन, और एरोमेटिक में आ जाएगा आपका टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, प्रोपोफोन, ओके। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो NH2 और COOH ग्रुप है वो आयनाइजेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट pH पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे अमीनो एसिड के, चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज, डिफरेंट pH पे आपको स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का आराम से चेंज किया सकता है। एक स्ट्रक्चर में देखिए जो B पॉइंट दे रखा है, जो ये है B जो बताया हुआ है, ट्रांजिशन जो इसका पड़ रहा है वो ज़ीटर फॉर्म है, ज़ीटर आयोनिक फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आता है लिपिड। लिपिड के बारे में आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह सुना होगा। लिपिड क्या होता है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। पहली बात क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये आपने डाइजेशन में सुना होगा। लिपिड जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये सिंपल है, सिंपल एसिडिक ग्रुप्स होते हैं। इनको अगर सिंपली कहा जाए तो ये फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। अगर लिपिड्स को सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो आर ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ये आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। कितने तक हो सकता है, एक कार्बन से लेके मिथाइल, एक कार्बन से लेके 19 कार्बन ग्रुप तक जुड़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं, NCERT में है इसीलिए इंपॉर्टेंट होंगे। पैल्मेटिक एसिड ये दे रखा है, 16 कार्बन ग्रुप का होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद कर लीजिएगा, 20 वाले को भी याद कर लीजिएगा। सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड का एग्जांपल जो है वो ग्लिसरॉल है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। कोई पूछ सकता है ग्लिसरॉल क्या है, तो ये ट्राईऑक्सी प्रोपेन होता है, ओके। लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों का हो सकता है, जो जिसमें दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि फैट है या ऑयल है, ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। कोई ग्रुप जो है मोनोसेक्राइड, देखो ये फैट जो थे वो मोनोसेक्राइड, ट्राइग्लिसराइड और उसके बाद डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, इन सब पे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये क्या है, ऑयल होंगे या फैट होंगे, डिपेंड करता है उनके मेल्टिंग पॉइंट पे। एक है जो ऑयल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसका एग्जांपल देखा है जिंजली ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। जिंजली ऑयल जो है उसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ओके। हैंस ये क्या है, ये ऑयली रहता है विंटर में। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल जो है वो धक्के जैसे बन जाते हैं, जब विंटर आएगा तो थोड़े से हार्ड टाइप हो जाएंगे, बट ये जो ऑयल होते हैं वो हरदम, फैट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गत्ता सा बन जाएगा, बट जो ऑयल है वो जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, इसीलिए
वो क्या है, विंटर में ऑयली रहेगा। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, जो लिपिड के अंदर फॉस्फोरस को डाल देंगे तो वो आपको फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। आपने सुना होगा ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। लिसिथिन जो है इसका एग्जांपल है। लिसिथिन का पेज में स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग में पाए जाते हैं। जो है कार्बन कंपाउंड लिविंग सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक, मतलब एक साइकिल के अंदर एक से ज़्यादा वो रहेंगे, मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस बनाते हैं। नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब आपने सुना होगा। किसमें, ये आप 12th के चैप्टर है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर इनहेरेंस में आएगा। ओके, ठीक है, ये जो है शुगर के साथ इनको ज्वाइन कर दिया जाए। ये जो नाइट्रोजनस बेस बताया मैंने, अगर इसको शुगर ऐड कर दें इनके अंदर, शुगर क्या होता है, शुगर आपको बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है आगे अगले पेज पे आपको दे रखा है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड बनता है। याद रखिएगा कि अगर बोलते हैं कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर तो वो न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फॉस्फेट भी जोड़ दें, फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, एडेनिसिन, गुआनिसिन, ये सब इसी की एग्जाम्पल है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए हो सकता है। इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आप समझ ही रहे हैं, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो आरएनए, आपको पता ही है डीएनए और आरएनए क्या फंक्शन करता है, एज अ जेनेटिक मटीरियल। उसका मेन फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटीरियल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। जो पहला स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। ये राइबोस का स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ, यही है शुगर, जो मैं बोल रहा था ना आपको, शुगर ग्रुप, यही शुगर ग्रुप है। जो ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है पहला, और उसके बाद का फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ता है। ठीक है, ये OH है, यहाँ पे क्या जुड़ता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर याद आ गया आपको। अमीनो एसिड में जो वो बताए थे मैंने कि H मिथाइल होगा तो, मिथाइल होगा तो, हाइड्रोजन होगा तो, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो, ये बन जाएंगे अमीनो एसिड। पैल्मेटिक एसिड के बारे में बताया था 16 वाला। देखिए 14 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे आ गया, एक कार्बन यहाँ पे, 14 कार्बन तो यहाँ पे था, एक ही हो गया 15, और ये इस कार्बन को लिखा हुआ है कि ये कार्बन को ऐड किया गया है, 16 कार्बन ग्रुप हो गया ये। ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोरिस, ये लिसिथिन का एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आपको ये मिलेगा नीचे। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कहाँ, वो सेल मेम्ब्रेन में बोला था यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वो है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट ये आ सकता है नीट में डायरेक्ट। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये रहे आपके वो आगे सारे, एड्रेनिन, यूरेसिल, यूराडाइन, एडिनोसाइन। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो है एडेनिन है और यूरेसिल है, ये कौन से है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में ये देखिए, ये वाला नाइट्रोजनस बेस है, ये देखिए यूरेसिल और एडेनिन। इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, शुगर। ये क्या है, शुगर, मैंने बताया था ये शुगर है। ये जो है ये वाला पार्ट, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है शुगर। ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए, फिर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, फॉस्फेट। अच्छा, ये वाला जो पहला फॉस्फेट के साथ ये जुड़ता है, ये इसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये इसको ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी जो अभी तक हमने ऊपर पढ़े थे, जो स्ट्रक्चर्स देखे फिगर 9.1 में, वो सारे क्या थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे। ठीक है, उनका फंक्शन हमें पता है। बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, रबर है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कलर्ड पिगमेंट हैं, सेंट्स हैं, गम्स हैं, ये जो है सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो इसके अंदर दे रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करना है, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, उसमें भी टॉक्सिन, लिसिथिन, एल्कलॉइड, पिगमेंट यहाँ से ज़्यादा बनता है कि पॉलीमेरिक सब्सटेंस से। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन जो है अभी तक नोन नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर में बहुत हेल्प करता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। ह्यूमन वेलफेयर में कैसे है, जो रबर है, ड्रग्स हैं, स्पाइसीज हैं, सेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये सब हमारे ह्यूमन वेलफेयर, हमारे खुद के कामों में आता है।
इसके बाद आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो के मतलब लिविंग सेल के बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले एक छोटी सी बात है हमें समझ लेनी होगी कि एसिड सॉल्युबल जो पूल था वो एक बात तो फिल्ट्रेट आउट हो गया था, मतलब वो छोटा था तो मॉलिक्यूलर वेट, उसका वेट जो है रेंज है मॉलिक्यूलर वेट की, अगर 18 से लेके 800 डेल्टन्स के बीच में कोई मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में 10,000 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 10,000 से ज़्यादा 10,000 डेल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो वो किस में आ जाएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा। देखिए माइक्रोमोलिक्यूल बताया हुआ है जिसमें 10,000 से ज़्यादा का मॉलिक्यूलर वेट होता है। सॉरी ये माइक्रो है, ये रहा बायो माइक्रोमोलिक्यूल जिसमें 10,000 से ज़्यादा होता है। ओके, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका 10,000 से ज़्यादा होता है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। तो ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एक ही चीज़ है। ये जो है इसके अंदर 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बाद में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो जो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रेंज करता है 10,000 से ज़्यादा पे, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 से अबव, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको केमिकल कंपाउंड में हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1,000 डेल्टन्स है, 1000 मतलब 800 डेल्टन्स और 18 डेल्टन्स के बीच में है, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में आएगा, और सिंपली हम उसको कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो 10,000 डेल्टन से ज़्यादा हैं, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, उनको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, वो मॉलिक्यूल जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहे हैं लिपिड को छोड़ के, वो होते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल इन विच इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है लिपिड को छोड़ के, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है, ओके। इसके बाद देन लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डेल्टन से ज़्यादा नहीं है, तो भी वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। क्यों, उसका रीज़न अब मैं आपको बताऊंगा अगले पेज में। इसका रीज़न दे रखा है। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, वेसिकल्स हो गए, ये टूट के उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और ये फिल्ट्रेट आउट नहीं हो पाते। तो ये लिपिड के साथ, इनके साथ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ ही रहते हैं। इसीलिए लिपिड्स को क्या कहा जाता है, वो स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये पॉइंट आ सकता है कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। नो, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो साइटोप्लाज्मिक के एलिमेंट्स को ही दर्शाता है, या कह सकते हैं रफली रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। पर मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेली दोनों के ही दिखाते हैं, तो इनको एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो है ये आपको लाइन से क्वेश्चन लाइन से भी दे सकता है कि किस सबसे ज़्यादा सेल के अंदर कौन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे कम होता है, कंपेयर कर देगा सबको, तो इस तरह से आपका आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो आपको पता ही है पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स आर स्ट्रिक्टली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये लीनियर चेन है अमीनो एसिड के। प्रोटीन्स जो होते हैं वो लीनियर चेन है अमीनो एसिड के, जो किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड के। सारे प्रोटीन जो हैं वो पॉलीमर हैं, किसके, अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड हम जानते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि एलिनिन, साइटिनिन, प्रोलाइन, ट्रोपोफोन, ट्रिप्टोफोन, इसके बाद लाइसिन, ठीक है। जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर नहीं होता, वो होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन जो है वो 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं उसको, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है बट हमारी बॉडी
उसको बनाती नहीं है, उसको डाइट से लेना पड़ता है। वो किस में आते हैं, वो आते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। और जो हमारी बॉडी खुद बनाती है वो नॉन एसेंशियल्स होते हैं। फिर बताऊंगा, जो एसेंशियल हैं वो डाइट से मिलते हैं और नॉन एसेंशियल है वो हमारे बॉडी खुद बनाती है। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का लिविंग सेल में काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन में काम करता है। सेल के बीचों में सेल से जो ट्रांसपोर्ट कराता है न्यूट्रिशन का, प्रोटीन का काम वो होता है। इन्फेक्शियस, कोई इन्फेक्शन आता है उसके साथ फाइट करने का काम प्रोटीन का होता है। वो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स बनाता है, कुछ एंजाइम्स बनाता है। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट, एक बार इसको देख लीजिएगा सारा कि इंसुलिन जो वो हार्मोन है, ठीक है। ये सारे जो हैं पूरा कोलेजन क्या होता है, ये सब चीज़ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, देख लीजिएगा बस। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है, बस ऐसा दिमाग में होनी चाहिए। एंटीबॉडीज़ जैसा आपको पता है कि फाइट करती है इन्फेक्शन के साथ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई है, अपने एनसीईआरटी में सब लोग मार्क कर लीजिएगा। कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, वो होता है कोलेजन। और रुबिस्को, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिस्को। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल्ड बायोस्फीयर में। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो एनिमल में कौन सा होता है, कोलेजन होता है, और बायोस्फीयर में कौन सा है, वो रुबिस्को है। रुबिस्को फॉर फॉर्म याद रखिएगा। इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। ये भी क्या है, इनसॉल्युबल पैलेट में ही आता है, ठीक है। ये भी इनसॉल्युबल पैलेट में ही आता है। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं इनको, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन होती है, किसकी, शुगर की लॉन्ग चेन है। वहाँ पे क्या थी, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन थी प्रोटीन, यहाँ पे शुगर की लॉन्ग चेन है पॉलीसेकेराइड। ओके, सेलुलोज आपने बहुत सुना होगा इसका नाम। सेलुलोज जो है हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। सेलुलोज जो है वो पहले पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है। पहली बात क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है। इसके अंदर एक ही मोनोसेकेराइड की चेन होती है, वो है ग्लूकोज। और वो कौन सा ग्लूकोज होता है, वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। याद रखिएगा, सेलुलोज इज बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज जो है वो होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब एक ही चेन रिपीट करेगी उसके अंदर। स्टार्च के बारे में याद रखिएगा, ये एनर्जी स्टोर हाउस है, किसका, प्लांट का एनर्जी का। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। स्टार्च क्या है, यही है। एन्यूलिन जो है वो पॉलीमर है, किसका, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, राइट हैंड से रिड्यूसिंग याद कर लीजिएगा। एक पॉलीसेकेराइड का जो अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो राइट हैंड आर से रिड्यूसिंग, राइट हैंड जो है रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट हैंड जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है। स्टार्च का जो है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर भी है उसका। तो स्टार्च क्या है, आयोडीन को होल्ड कर लेता है, इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट में ब्लू हो जाता है। बट सेलुलोज के अंदर ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्या नाम है हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आयोडीन को क्या कहते हैं, होल्ड नहीं करता। तो वो सेलुलोज कोई रिएक्शन, कोई भी चेंज कलर नहीं देता आयोडीन के ऐड करने पे। तो आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें किसका प्रेजेंस पता चलेगा, स्टार्च का, सेलुलोज का नहीं, स्टार्च का। ओके, आपको पता ही है कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। पेपर पल्प इंडस्ट्री है, कॉटन फाइबर है, वहाँ पे भी सेलुलोज ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर, केमिकली अमीनो शुगर होता है। जो इसका शुगर होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है ग्लाइकोसामाइन में और बनाता है ग्लाइकोसामाइन में मॉडिफाई हो सकता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन गैलेक्टोसामाइन में हो सकता है, जिसको हम नाग कहते हैं। ये क्या, नाग क्या है, ये नाग और नाम जो है आउटर लेयर बनाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, किसका, क्यूटीन का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है क्यूटीन। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं वो हरदम अधिकतम क्या होते हैं, अधिकतम होमोपॉलीमर होते हैं, ओके। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड क्या है? टुगेदर पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड जब साथ में मिलके एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमारी लिविंग टिश्यू में है, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। ओके, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड है। 3 केमिकल जो केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब उनके बारे में उनका दूसरा नाम भी बता देता हूँ, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसैकेराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फेट कह सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हो गए? ग्वानिन और पिरामिडिन। सेकेंड, मोनोसैकेराइड कौन से हो गए? वो होगा शुगर, ठीक है। और तीसरा जो है वो फॉस्फेट है। ये तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें सुना ही होगा कि 2 एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन में आते हैं, और जो बचे हुए वो हैं साइटोनिन और थाइमिन जो है वो पिरामिडिन में आते हैं, ओके। और जो शुगर होता है वो पॉलीपेप्टाइड, जो राइबोज है, मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर बनता है, वो 2 डिग्री डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, और राइबोज आरएनए बनाता है, डीऑक्सी राइबोज जो है वो डीएनए बनाता है, और राइबोज शुगर जो है वो आरएनए बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन, नेपथिलीन। और फिजिक्स कहती है कि वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 लेवल में इसको बताते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का पोजीशन जो इन्फॉर्म कर रहा है प्रोटीन में कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड अमीनो एसिड है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है हम उसको कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसका बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। थ्रेड लाइक फोल्डेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। रिवॉल्विंग, गोल गोल घूमता हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं। इसके बाद जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, देखिए क्या बन रहा है, एक बॉल जैसा बन रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स बॉल बन गया, स्फीयर कह सकते हैं इसको, क्यूबिक कह सकते हैं। तो इन सब फॉर्म में याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन हेलिक बनाता है, प्रोटीन में जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड है, याद रखिएगा, राइट हैंडेड है, ये हरदम दिमाग में रखना है, राइट हैंडेड है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो है सारे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने देख ही लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ह्यूमन एडल्ट के हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 2 होते हैं अल्फ़ा, 2 होते हैं बीटा, याद रखिएगा। 2 अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। ह्यूमन हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फ़ा, 2 बीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हरदम याद रखिएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोसैकेराइड इन अ पॉलीमर, जो प्रोटीन होता है वो लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, इसमें कार्बोक्सिलिक बॉन्ड और अमीनो ग्रुप, दूसरा अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप जो है ज्वाइन करता है पेप्टाइड बॉन्ड से। याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होता है। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड जैसे कि अगर आप मोनोसैकेराइड के अंदर जो बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। और फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ईस्टर ग्रुप की होती है, ठीक है, याद रखिएगा एकदम। और मैंने बताया था फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता है जब एक जो वाला स्ट्रक्चर था ना डीएनए के स्ट्रक्चर में, अगर आप बेस पेयरिंग जो हो रही है, बेस पेयर के साथ कौन जुड़ता है, एक जुड़ता है, शुगर के साथ फॉस्फेट, जो पहला फॉस्फेट जुड़ता है वो जुड़ता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से, और उसके बाद जितने भी फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ जुड़ने वाले हैं अलग अलग, वो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ओके। वाटसन और क्लिक का एक मॉडल जानते ही आप, डीएनए 3D मॉडल दिया था उन लोगों ने, उसमें बताता है, वो मॉडल बताता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। पहली बात तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स में, मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो एंटी पैरेलल रन कर रही है, एक 5 to 9 जा रही है, एक 5 to 3 जा रही है, एक 3 to 5 जा रही है। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं उसको, ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। और इसकी जो बैकबोन बना रहा है वो बना रहा है शुगर फॉस्फेट शुगर,
ठीक है। ये जो बैकबोन यहाँ पे बना रहा है शुगर फॉस्फेट शुगर ग्रुप बना रहा है, ये देखिए वाला। और ये देखिए 5 ये ऐसे जा रही है और ये 3, ये देखिए 5 जा रही है, इसका जो आखिरी एंड है वो 3 है, और इधर उल्टा हो जाता है 5 ये जा रही है इसका, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए और टी एडेनिन और थायमिन के साथ जो ये साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी और सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एक जो हेलिक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 360 डिग्री टर्न करता है, और एक टर्निंग एंगल 36 डिग्री का है। इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का, ठीक है। सॉरी, ये जो होता है, ये पूरा लंबाई जो होती है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है, और दो के बीच में 3.4 आता है। ये टोटल इसके अंदर 10 बेस पेयर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 आएंगे, 10 बेस पेयर, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, स्टैंड टर्न 36 डिग्री पे होता है। एक फुल हेलिक्स के अंदर क्या, एक फुल हेलिक्स टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। एक पिच जो होता है, पिच ऊपर से नीचे एक घूमने के अंदर होता है, वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, और एक बेस पेयर वुड भी 3.4। ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है ये BDNA का है। इसी तरह और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ और जो है DNA बन सकते हैं। ओके, तो इस यहीं तक आज के जो लेक्चर या कह सकते हैं जो भी हमने लेक्चर था वो यहीं तक था। इसका सेकंड पार्ट के लिए कमेंट डाउन कर दीजिएगा। जो भी यहाँ तक पहुँचेगा वो कमेंट डाउन कर देगा कि भाई मुझे नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।